नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पहली बार ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल वेब बैकग्राउंड का पता चला। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना निर्माण फ्रेमवर्क पर दिशा निर्देश जारी किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच माइक्रोचिप को लेकर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता पर भारत की स्थिति के बारे में करेंगे चर्चा। भारत फिलीपींस साझेदारी और दक्षिण चीन सागर की होगी बात। और सतत विकास लक्ष्य नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। पहली बार ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड का पता चला है। ग्रेविटेशनल वेव या गुरुत्वीय तरंगे स्पेस टाइम की संरचना में उत्पन्न लहरें हैं। ये तरंगे ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऊर्जावान परिघटनाओं की वजह से होती हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स के विलय और न्यूट्रॉन तारे की टक्कर की वजह से। सबसे पहले आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया था। इन्हें पहली बार 2015 में देखा गया था। हालांकि अब तक तरंगों को सबसे कम रेंज की तरंग दैर्ध्य में ही पहचाना गया है। आपको बता दें कि जब भी गुरुत्वीय तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं, तो उस माध्यम में हल्का सा खिंचाव या संकुचन होता है। इस खिंचाव या संकुचन का प्रमाण खोजने के लिए खगोलविदों ने पल्सर का पर्यवेक्षण किया। पल्सर तेजी से घूर्णन करने वाले तारे हैं। ये बहुत सटीक अंतरालों पर विकिरण के बीम उत्सर्जित करते हैं। व्यावहारिक रूप से पल्सर ब्रह्मांडीय लाइट हाउस की तरह कार्य करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान बैकग्राउंड हम यानी पृष्ठभूमि गूंज की खोज की है। इससे कम आवृत्ति गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कॉस्मिक नॉइज में लगातार गमन करती रहती है। कॉस्मिक या स्पेस नॉइज, इसे गैलेक्टिक रेडियो नॉइज भी कहा जाता है। ये वास्तव में कोई ध्वनि नहीं है, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर घटित होने वाली एक परिघटना है। ये तरंगे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। पुणे स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप विश्व के उन 6 बड़े टेलीस्कोप्स में से एक है जिसने ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड का साक्ष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 अन्य टेलीस्कोप जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में स्थित हैं। पल्सर के माध्यम से गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सुदूर आकाश गंगाओं में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे पृथ्वी की अवस्थिति को सूक्ष्म रूप से बदल देती हैं। इनके टकराने की वजह से उत्पन्न होने वाले रेडियो बर्स्ट के आगमन के समय में छोटे छोटे अंतर को पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप मापते हैं। पल्सर्स पर प्रभाव को मापने से गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने की संभावना बढ़ जाती है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। साइट यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक उपघटक है। साइट का लक्ष्य इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण आधार और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों को स्थापित करना है। हाइड्रोजन स्वच्छ दहन वाला ईंधन है। इसके दहन से बाई प्रोडक्ट के रूप में जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे कि विद्युत अपघटन कहा जाता है, ये बिजली का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने की प्रक्रिया है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। साइट कार्यक्रम को ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने, प्रौद्योगिकी विकास करने और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए कुल वित्तीय प्रोत्साहन 17,490 करोड़ रुपए है। सरकारी उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत की विकार्बनीकरण रणनीति के तहत जनवरी 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई थी। इसका एक अन्य घटक स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप है। ये अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य हैं वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना, भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देश बनाना, देश में रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, ग्रीन हाइड्रोजन में और अधिक विकास के लिए भारत में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन करना।
भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना निर्माण फ्रेमवर्क पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये ऊर्जा क्षेत्र का टॉपिक है। ये दिशा निर्देश विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संशोधन नियमावली 2022 के नियम 16 के तहत तैयार किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत विद्युत वितरण कंपनी के लिए एक वैधानिक दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके तहत उन्हें अपने दायरे के अंतर्गत क्षेत्र की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत क्षमता की खरीद सुनिश्चित करनी होगी। और आइए अब बात करते हैं इन दिशा निर्देशों की। इसके तहत सभी डिस्कॉम्स को 10 वर्ष की अवधि के लिए एक संसाधन पर्याप्तता योजना बनानी होगी। इसे दीर्घकालिक वितरण लाइसेंसी संसाधन पर्याप्तता योजना कहा जाएगा। डिस्कॉम के पास भविष्य में विद्युत आपूर्ति के लिए 75% दीर्घकालिक अनुबंध, 10 से 20% मध्यम अवधि के अनुबंध और शेष कम अवधि के अनुबंध होने चाहिए। डिस्कॉम की संसाधन पर्याप्तता योजना में विद्युत उत्पादन के स्रोत और उनकी मात्रा का उल्लेख होगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर अल्पकालिक संसाधन पर्याप्तता योजनाओं को पूरा करने के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा। योजना में आरपीओ यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व अनुबंध भी शामिल होंगे। आरपीओ के तहत दायित्व से बंधे संगठनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना अनिवार्य है। और आइए बात करते हैं डिस्कॉम्स के लिए किए गए अन्य उपायों के बारे में। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करके अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक लाना है। सभी डिस्कॉम्स के लिए ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा ऑडिटिंग को अनिवार्य किया गया है। डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना शुरू की गई है। लेकिन डिस्कॉम्स द्वारा कई समस्याओं का भी सामना किया जाता है, जैसे कि ईंधन की आपूर्ति में अनिश्चितता बनी रहती है, इनके राजस्व के पर्याप्त स्रोत नहीं है और जो स्रोत हैं वे अनियमित हैं, इनका AT&C घाटा ज्यादा है। इसके अलावा डिस्कॉम्स पर विद्युत उत्पादक कंपनियों का बकाया काफी ज्यादा है और उन पर ऋण भी बहुत ज्यादा है। और आइए बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच माइक्रोचिप को लेकर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता तथा भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन को किए जाने वाले अमेरिकी चिप निर्माण उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत ने स्वयं को अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के साथ क्रिटिकल सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2022 में भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के रूप में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप में सेमीकंडक्टर्स का नेटवर्क होता है। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रोचिप भी कहा जाता है। नए तेल के रूप में सेमीकंडक्टर या चिप। आपको बता दें कि दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर तथा 90% से ज्यादा सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन अकेले ताइवान करता है। अब इसमें अमेरिका का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो अमेरिका का लक्ष्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की लचीली, विविधतापूर्ण और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए क्वाड देशों के साथ सेमीकंडक्टर की फ्रेंड शोरिंग करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंड शोरिंग क्या होता है। दरअसल फ्रेंड शोरिंग व्यापार की एक पद्धति है जहां पर आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने जाने वाले देशों पर केंद्रित होते हैं। अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर चिप फॉर अलायंस का गठन किया है। इसका उद्देश्य चिप से संबंधित तकनीकों तक चीन की पहुंच को अवरुद्ध करना है। अब चिप की बढ़ती उपयोगिता की वजह से भारत ने भी चिप से संबंधित पहलें शुरू की हैं। जैसे वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र बिजनेस डिवीजन के रूप में स्थापित किया गया है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। और आइए अब बात करते हैं भारत फिलीपींस साझेदारी और दक्षिण चीन सागर के बारे में। भारत और फिलीपींस ने द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर चीन द्वारा अपना दावा करने की वजह से भारत फिलीपींस साझेदारी में रक्षा क्षेत्र एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। भारत ने सभी हितधारकों से 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दक्षिण चीन सागर पर दिए गए फैसले का
पालन करने की अपील की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय का सम्मान करने का आह्वान किया है। इस फैसले में दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र पर चीन के व्यापक दावों का खंडन किया गया है। इस क्षेत्र को लेकर चीन का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विवाद है। और आइए अब चर्चा करते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। उसका ये दावा यू आकार की 9 डैश लाइन पर आधारित है और इस वजह से ये क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हुआ। और ये क्षेत्रीय विवाद है ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के बीच में, क्योंकि ये देश दक्षिण चीन सागर पर चीन के इस दावे का विरोध करते हैं। और दक्षिण चीन सागर भारत के हित में इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े वाणिज्यिक हित नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। अंक्लोज को 1982 में अपनाया गया था और 1994 में लागू किया गया था। ये दुनिया के महासागरों और समुद्रों पर कानून और व्यवस्था की एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित करता है। साथ ही ये महासागरों और उनके संसाधनों के सभी प्रकार के उपयोगों को शासित करने वाले नियम भी बनाता है। सतत विकास लक्ष्य नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तैयार की है। इसका उद्देश्य 17 SDGs के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर अब तक हासिल की गई प्रगति को ट्रैक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में SDGs को अपनाया था। अलग अलग SDGs के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी GIF को अपनाया गया है। GIF का विकास UN इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स ने किया है। IAEG SDGs की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने की है। GIF संकेतकों में विशिष्ट पद्धतियों और डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में GIF में 231 विशिष्ट संकेतकों के साथ 248 संकेतक शामिल हैं। भारत में 2018 में GIF के समान ही नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को विकसित किया गया था। बाद में इसे SDG वैश्विक संकेतकों के साथ संरेखित कर दिया गया था। फिलहाल NIF में 284 संकेतक शामिल हैं। वर्ष 2019 में सांख्यिकी मंत्रालय ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिशा निर्देश तैयार किए थे। साथ ही इन दिशा निर्देशों को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित भी किया था। और आइए बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। SDG 3 जो कि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है, इसकी प्रगति अगर हम देखें तो मातृ मृत्यु अनुपात 2018-19 में 97 था। SDG 4 जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और सकल नामांकन अनुपात में प्रगति हुई है। वहीं SDG 13 जो कि जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, इसमें भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 24% की कमी हासिल की है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट एक अनौपचारिक अदालत है। इसका आयोजन लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किया जाता है जिसे विशेष रूप से उपयुक्त साक्ष्य के बिना किसी अपराध या दुराचार का दोषी माना गया है। पंचायत विकास सूचकांक। इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है। ये सूचकांक पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान करता है। ये स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग प्रदान करता है। साथ ही उन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इन श्रेणियों में A 75 से 90% वाली है, B के अंतर्गत 60 से 75% स्कोर वाली पंचायतें आती हैं, वहीं C के अंतर्गत 40 से 60 वाली और D के अंतर्गत 40 से कम वाली पंचायतों को रखा जाता है। अगला टॉपिक है ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS। भारतीय खाद्य निगम समय समय पर ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है। ये बिक्री खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर की जाती है। FCI समय समय पर ई नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार के बोलीदाताओं, खुदरा श्रृंखलाओं आदि को इन खाद्यान्नों की पेशकश करता है। इसका महत्व ये है कि इस योजना से खाद्यान्नों की घरेलू आपूर्ति में सुधार और उसका विनियमन किया जाता है। ये खाद्यान्न मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने का एक उपाय है। इंडियन स्कीमर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बैराज में रेत के ढेर पर जन्मे 4 इंडियन स्कीमर के चूजे बह गए हैं। इंडियन स्कीमर आमतौर पर अप्रैल और मई के आसपास प्रजनन करते हैं। इनके आहार में नदी की सतह पर तैरने वाली मछलियां, छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़ों के लार्वा शामिल हैं। इंडियन स्कीमर मुख्य तौर पर बड़ी रेतीली और तराई वाली नदियों, झीलों और निकटवर्ती दलदलों के आसपास पाए जाते हैं। ये गैर प्रजनन मौसम के दौरान मुहानों और तटों पर मिलते हैं। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड
कॉर्बेट की है। इसे प्रमुख खतरे हैं नदियों और झीलों के संसाधनों के दोहन और शरण से, कॉर्बेट परिवार के पक्षी जैसे कि कौवे द्वारा शिकार से, पर्यावास क्षेत्र में आवारा और पालतू कुत्तों की उपस्थिति से। रियल एस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रिट्स और इनविट्स के प्रायोजकों को निवेश साधनों में एक निश्चित न्यूनतम हिस्सेदारी रखने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रायोजक को अपने 15% यूनिट कम से कम 3 साल तक के लिए लॉक इन रखनी होती है। नए प्रस्ताव के तहत 15% यूनिट को 3 साल के लिए लॉक इन रखने से शुरुआत होगी। फिर समय के साथ लॉक इन में रखे जाने वाले यूनिट प्रतिशत कम होते जाएंगे। यूनिट पूंजी का सबसे निचला 1% या 1000 करोड़ रुपए 20 वर्षों के लिए लॉक इन रखना होगा। रिट्स और इनविट्स निवेश ट्रस्ट हैं। ये ट्रस्ट निवेशकों से धन एकत्रित करते हैं और पूरी हो चुकी अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति परियोजनाओं में निवेश करते हैं। ई-लॉग्स ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने उद्योग संघों को ई-लॉग प्लेटफॉर्म पर भाग लेने का अनुरोध किया है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तहत की गई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के मुख्य उद्देश्यों के तहत भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है। इसे सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 14% से कम करके 2030 तक 8% तक लाना है। भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना है। अल्पकालिक हैलोजन। एक हालिया अध्ययन के अनुसार महासागर अल्पकालिक हैलोजन मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। ये शीतलन में 8 से 10% तक का योगदान देते हैं। शॉर्ट लाइव्ड हैलोजन्स का 6 महीने से कम का जीवन काल होता है। ये ऐसी गैसें हैं जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व होते हैं। इनके स्रोत हैं समुद्री पादप प्लवक और शैवाल। इनके अलावा महासागर से उत्सर्जित अजैविक स्रोत और शोभमंडल केमिस्ट्री भी इनके स्रोत है। इसके अलावा महासागरों से उत्सर्जित शॉर्ट लाइव्ड हैलोजन्स ओजोन के क्षरण के लिए ताप वृद्धि को कम करते हैं। ये कूलिंग एरोसोल के निर्माण को भी कम करते हैं। शॉर्ट लाइव्ड हैलोजन्स वायुमंडल में मीथेन के जीवन काल और जल वाष्प के स्तर को बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है एस्पार्टिम। एस्पार्टिम वातित पेय पदार्थों में उपयोग किए जाने वाला एक स्वीटनर है। WHO जल्द ही एस्पार्टिम को कैंसर कारक एजेंट घोषित कर सकता है। इसे गैर पोषक स्वीटनर या चीनी के विकल्प के रूप में भी जाना जाता है। एस्पार्टिम डाइपेप्टाइड का एक मिथाइल एस्टर है। इसमें 2 एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनिन होते हैं। मनुष्यों में एस्पार्टिम की मिठास हेटेरोडिमर G प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर के कारण होती है। ये मिठास के कणों को आबद्ध रखता है। हेटेरोडिमर G प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर कोशिका की सतह पर रिसेप्टर्स होते हैं जो शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस। सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान की स्मृति में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महालनोबिस के योगदान और उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। वो भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस की खोज की थी। ये एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। महालनोबिस के जीवन मूल्य हैं दृढ़ता और आत्मनिर्भरता। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया उत्तर में युगांडा और केन्या, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक, मलावी और जाम्बिया तथा पश्चिम में बुरुंडी और रवांडा से घिरा हुआ है। ये विक्टोरिया, न्यासा और टांगानिका जैसी प्रसिद्ध झीलों के साथ भी सीमा साझा करता है। टांगानिका दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। तंजानिया की प्रमुख नदी है रुफीजी नदी। तंजानिया का उच्चतम बिंदु है किलीमंजारो। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। पूर्वी अफ्रीकी की भ्रंश प्रणाली मुख्य भूमि तंजानिया से होकर 2 उत्तर दक्षिण शाखाओं में विस्तारित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।